हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो जो कि इकोनॉमिक क्राइम्स को रोकने के लिए हमारी कंट्री में बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एक इशू। तो ईडी इसका नाम है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ड्रेडेड नाइटमेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन। नो कमेंट्स ऑन बर्निंग इशू। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये सेम आ गया। कंटेक्स्ट क्या है? ईडी इज़ इन द न्यूज़ नाउ एंड ऑफन फॉर समनिंग अ रेंज ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को बेसिकली इसने समन किया है। ठीक है। मैनी स्टेट्स ऑफन अक्यूज़ द एजेंसी ऑफ बीइंग अ टूल यूज्ड बाय सेंटर। इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये सेंटर की एक तरीके से क्या है, कठपुतली बन चुकी है। ठीक है, टू कोर्सिवली इंगेज पॉलिटिशियन फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। टाइमिंग ऑफ ईडी केसेस इज़ मेकिंग पॉलिटिशियन सी रेड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बना दे रहा है उनको। ठीक है, क्योंकि उनको बेसिकली करप्शन चार्जेस में ये बेसिकली फंसा रहा है। Oppositional parties usually allege that raids by central agencies like ED and CBI pick up the pace before crucial polls. Is the ED a tool to investigate financial skullduggery or a stick to browbeat opposition leader? तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ED है क्या। ठीक है, सो ईडी जो है 1957 में बनाया गया था। ये नोट करने वाली बात है। अगर आप नोट्स बनाते हैं मेरी वीडियोस को देखकर तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और सबसे भी ज़्यादा अच्छी बात वो तभी हो पाएगी जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप उसके नोट्स बनाते हो, और नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा जब आप उसको दोबारा से ना पढ़ो, क्योंकि आपका ब्रेन इतना है, उसको कैपेसिटी आपकी बढ़ानी होगी बाय मल्टीपल रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स। ठीक है, तो 1957 में बेसिकली ईडी जो है वो फॉर्म हुआ था टू लुक इनटू केसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वायलेशंस अ सिविल प्रोविजन. It goes back to May 1, 1956, where an enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs. Now ED falls under the Finance Ministry. ये बहुत important है। बच्चे समझते हैं कि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, नहीं, ये फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि ये कैसे क्राइम्स को देख रही है, इकोनॉमिक क्राइम्स को, कोई करप्शन हो रहा है। ठीक है, उस क्राइम को देखेगी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो उस क्राइम को देखेगी। तो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। फिनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये भी पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है, but in 2002, after the introduction of PMLA, it started taking up cases of financial fraud and money laundering. तो कब, किस ईयर के बाद इसने financial fraud और money laundering के केसेस लिए? 2002 के बाद से, which were of criminal nature. It was then tasked for handling exchange control laws violation under the Foreign Exchange Regulation Act. फेरा की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। ठीक है, फेरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या होता है? मान लीजिए बाहर से अगर कोई बेसिकली मनी आ रहा है, हो सकता है आप जो हैं बाहर जॉब करते हो और आप अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, इनको अपना पैसा भेज रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसको क्या बोला जाएगा कि फ़ॉरेन से कोई एक्सचेंज हो रहा है, किसका? मनी का। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था बेसिकली। टुडे इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेटिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस। कौन कौन से एक्ट के अंदर ये काम करता है? सबसे पहले फेरा के अंदर, देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट के अंदर। फ्यूजिटिव जो बेसिकली जिनको कहते हैं भगोड़े, जो अफेंडर्स होते हैं, जो एब्सकॉन्ड करते हैं, मतलब जो भागते ही रहते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फॉरेन, ये बता दिया। व्हेन
proceeds of crime property money are generated. The best way to save that money is by parking it somewhere so one is not answerable to anyone in the country. The PMLA was brought for this exact reason in 2002. PMLA क्या है? 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये लाया गया था, बट वॉज इनेक्टेड ओनली इन 2005. 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इनेक्ट ये 2005 में ही हो पाया. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिवेंट द पार्किंग ऑफ द मनी आउटसाइड इंडिया. यानी कि अगर आपको बचना है कि आपका मनी जो है वो ना पकड़ा जाए, तो लोग क्या करते थे? किसी बाहर के इंसान को अपना पैसा पकड़ा दिया करते थे, और इसी को बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता था. ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस किया जाता है. 2005 में ये इन्फोर्स हो पाता है. इस पार्किंग को बेसिकली, ये जो पार्किंग होता है इस मनी का किसी बाहर वाले को पकड़ा देना, इसको रोकने के लिए बेसिकली इसको लाया गया. सो एज़ पर द एक्ट ED गॉट इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 48. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये याद रखेंगे. सेक्शन 48 authorities under act and 49 appointment and power of authorities and other officers. At what stage does ED step in when crime is committed? तो कब जो बेसिकली ED है वो इनिशिएट करेगी अपनी प्रोसीडिंग? जब कोई ऑफेंस जो है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा, विच हैज़ जनरेटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ओवर 1 करोड़, यानी 1 CR का अगर बेसिकली क्राइम है तो वो देखा जाएगा. कि अगर इससे ज़्यादा, क्योंकि 1 करोड़ पहले क्या था कि आपको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने गवर्नमेंट से, कि अगर आपको 5 लाख 1 लाख, ठीक है, इतना का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. लेकिन अब जब आप मनी को एक्सटेंड करोगे और बिना परमिशन के करोगे, तो वो बेसिकली कहाँ आ जाता है? वो आपका उस नज़रिए में आ जाता है कि ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, और जब वो मनी मिलता ही नहीं है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे देते हैं. द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड द डिटेल्स टू ED. यानी कि एक लोकल पुलिस स्टेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो कंप्लेंट है वो फाइल होगी. ED को जो पुलिस है वो सारी डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी पुलिस के द्वारा. Alternately, if the offence comes under the knowledge of central agency, they can call for FIR, कि वो FIR मांग सकते हैं, और द चार्जशीट if it has been filed or directly by police officials. This will be done to find out if any laundering has taken place. What differentiates the probe between local police and ED? क्यों हम ED को दे देते हैं, क्यों हम पुलिस के पास अपने ये जो केसेस हैं इनको नहीं रहने देते? तो बेसिकली इफ़ अ थेफ्ट हैज़ बीन कमिटेड इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल पुलिस स्टेशन विल फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द क्राइम. तो अगर कोई थेफ्ट हुआ है, कोई चोरी हुई है, तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होगा पुलिस के द्वारा. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस. लेकिन इफ़ इट इज़ लर्न दैट फाउंडर ऑफ द बैंक टुक ऑल द मनी एंड केप्ट इट इन हिज हाउस, की ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि जो चोरी हुई है पैसों की, वो उस बैंक का फाउंडर ही अपने घर पर रख के बैठा है सारा पैसा. ठीक है, वो खुद अपने घर पर रख कर बैठा है. तो उस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? उस केस में तो सब कुछ पता ही है कि भाई इसके पास है, तो उस केस में ED के पास चला जाएगा ये केस. इफ़ इट इज़ लर्न दैट द फाउंडर ऑफ द बैंक टुक ऑल द मनी एंड केप्ट इट इन हिज हाउस विदाउट बीइंग स्पेंट और यूज्ड, then the crime is only theft and ED won't interfere because the amount has already been seized. यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन क्या डाल दिया है कि जो पैसा है, जो मनी है, उसका अमाउंट यहाँ पे पता है हमें. बट इफ़ द अमाउंट हैज़ बीन स्टोलन इज़ यूज्ड आफ्टर 4 years, अगर वो 4 साल के बाद बेसिकली वो अमाउंट को यूज़ किया जा रहा है टू परचेज सम प्रॉपर्टी, देन इट विल गॉटन मनी इज़ ब्रॉटन बैक इन द मार्केट. और फिर वो जो मनी है वो मार्केट में आ रहा है ना. और इफ़ द मनी इज़ गिवन टू समवन एल्स टू बाय प्रॉपर्टी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देन देयर इज़ लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी. यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा. देखो हो क्या रहा है,
एक मिनट, वो क्या रहा था यहाँ पे, सबसे पहले जो पुलिस है उसके जुरिस्डिक्शन में कब आएगा केस, और जो ईडी है उसके जुरिस्डिक्शन में कब आएगा केस। सबसे पहले अगर ये मालूम हो कि जो मनी है उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, और ये भी पता हो कि जो वो अमाउंट है वो स्पेंड नहीं किया गया है, ठीक है, ये भी पता हो वो अमाउंट है कहाँ, प्लेस, तो ये सब अगर पता होगा तो बेसिकली पुलिस का काम होगा कि वो इसमें इन्वेस्टिगेट करके सारा कुछ, वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो सीज़ कर ले, ये पुलिस की ड्यूटी हो जाएगी। लेकिन जब ईडी का काम आएगा यहीं पर, तब हमें देखने को मिलेगा कि ईडी जो है बेसिकली उन केसेस को देखेगी जिसमें अमाउंट जो है वो यूज्ड किया जाएगा, और वो अमाउंट एंटर करेगा कहाँ, मार्केट में। कैसे एंटर करेगा, या तो उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, हो सकता है आप ही बाय कर रहे हो या फिर आप किसी और से बाय करवा रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उस बेसिकली पैसे को आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, बेसिकली क्या होना चाहिए, मार्केट में एंटर होना चाहिए, ठीक है। हेंस ईडी विल नीड to step in and look into the layering and attachment of properties. If the jewelry costing rupees 1 crore is stolen, police officer will investigate. ED however will attach assets of the accused to recover the amount of 1 crore. ठीक है, रोल्स ऑफ फंक्शन ऑफ ईडी क्या है, समन, सर्च और सीजर। आपको समन यानी नोटिस दिया जाएगा, आपको सर्च किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और कोई भी प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसको जब्त किया जाएगा, सीजर किया जाएगा। ईडी कैरीज आउट सर्च, सीजर आफ्टर इट हैज़ डिसाइडेड दैट द मनी हैज़ बीन लॉन्डर्ड अंडर सेक्शन 16 यानी पावर ऑफ सर्वे होता है, सेक्शन 17 सर्च एंड सीजर होता है। तो ये 16 और 17 जो एक्ट है वो बेसिकली इसको पावर देता है समन, सर्च और सीजर की। इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। अरेस्ट और डिटेंशन भी किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अथॉरिटीज़ विल डिसाइड इफ़ एन अरेस्ट इज़ नीडेड एज पर सेक्शन 19 में अरेस्ट किया जा सकता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 19। अंडर सेक्शन 50 ईडी कैन ऑल्सो डायरेक्टली कैरी आउट सर्च, सीजर विदाउट कॉलिंग द पर्सन फॉर क्वेश्चनिंग, यानी कि उसको ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शन 50 के अंदर जिसकी प्रॉपर्टी सर्च हो रही है ज़रूरी नहीं है आप उसको क्वेश्चन करें। नॉट नेसेसरी टू समन द पर्सन फर्स्ट एंड स्टार्ट सर्च सीजर। फाइल ऑफ चार्जशीट फाइल की जा सकती है। सेंटर स्टेज ऑफ आर डिबेट क्या था कि क्यों ईडी जो है वो पिक्चर में आया। ईडी गेट 60 days टू फाइल द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट। ये डे इम्पॉर्टेंट है, 60 डे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। So money laundering is the process of making significant amount of money obtained through criminal activities such as drug, ये सब। इसको वाइट बना देना, ब्लैक को वाइट बना देना। जो इलीगली आपने प्रोक्योर किया है चीज़ उसको लीगल बनाते हो आप जब, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाया जाएगा। गॉटन गेन्स और जिससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, वो प्रॉफिट भी देखा जाएगा। द मनी जनरेटेड इज़ रेफर टू एज डर्टी मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग डर्टी मनी इनटू लेजिटिमेट मनी। पीएमएलए एक्ट क्या है? 2002 में इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड बाय एनडीए गवर्नमेंट। ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट यानी कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है 2002 में उसी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन यानी कि जब्त करना ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। इट वॉज इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ ग्लोबल कमिटमेंट इंक्लूडिंग वियना कन्वेंशन से बेसिकली हमने ये लिया था। ये पूछा जा सकता है कि किस कन्वेंशन के थ्रू ये जो पीएमएलए एक्ट है इसको लाया गया था, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पीएमएलए एंड द रूल्स नोटिफाइड देयर अंडर केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2005। The act was amended in the year 2005, 2009, 2012 यानी 2005, 9 और
12 में बेसिकली इसको अमेंड किया जा चुका है। नेक्स्ट है वाई ईडी मोस्टली ग्रिप्स पॉलिटिशियंस एक्सपोजिंग रैम्पेंट करप्शन। इट इज़ नॉट ऑलवेज आयरनिक टू से दैट पॉलिटिशियंस आर नेवर करप्ट, वी हैव अ वेरी इग्नोरियस पास्ट ऑफ। ये बेसिकली आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि इनका क्या बेसिकली रोल है। मिसयूज़ ऑफ सेंट्रल एजेंसी, क्यों बेसिकली पीएमएलए को लाया गया, ये बता रखा है यहाँ पे। तो ये एमसीक्यूज़ में ये बेसिकली नहीं आएगा, ऑड वन आउट करके आ सकता है, तो आप बेसिकली हेडिंग्स को देख लीजिएगा। फिर है पिटिशनर पॉइंटेड आउट दैट इन्फोर्समेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा इसको ज़रूर। चैलेंजेस देख लेते हैं थोड़े। ईडी बीइंग ड्रैग टू कोर्ट, ईडी को कोर्ट में ले जाया जा सकता है अगर वो कोई भी गलत प्रोसीडिंग करता है। द पिटिशनर अगेंस्ट द ईडी हैड द इफेक्ट ऑफ स्लोइंग डाउन द इन्वेस्टिगेशन as officers have to defend themselves in court. Foul crying politicians, their attempt to cover up unexplained high value transactions that fall within the PMLA's ambit. Investigation of foreign transaction, getting information on accounts and money stashed abroad to establish a trail is the biggest challenge they face. Way forward क्या होगा इसमें? Fight against corruption is intimately linked with the reform of the investigation. Therefore, the adjudicating authorities must work in cooperation and ensure highest standard of transparency and fairness. ED has been walking a tightrope to safeguard its integrity by speeding up investigation court procedures. What the ED is caught in isn't real sense. What the ED is caught isn't really an image crisis. The trust in premier investigating institution and their credibility is at stake. So in this video guys, do like, share and subscribe my channel in order to get notified with my latest videos, and do follow me at my Instagram, YouTube, Twitter and Telegram channel. You can get this link in the comment box. So thank you guys.